नमस्कार दोस्तों। ये क्लास एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ क्लास को पढ़ना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध, शनि, बृहस्पति, मंगल। तो आप जानते ही होंगे इसका राइट आंसर बुध ग्रह। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी का एक उपग्रह आप जानते हैं हमारा चंद्रमा है, पृथ्वी का एक क्या है, चंद्रमा है, आप जानते हैं। उसी प्रकार बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, यानी दो चंद्रमा हैं यहाँ पर। एक का नाम फोबोस है और एक का नाम डीमोस है। दो उपग्रह कहाँ पर? मंगल ग्रह पे। इन दोनों का नाम आपको याद रखना। मंगल के दो सैटेलाइट फोबोस और डीमोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्ति के वितरण के प्रावधान भी किए? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1909। याद रखना साथियों, 1935 जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत संघीय विशेषताओं को प्रांतीय स्वायत्तता की स्टार्टिंग की थी। याद रखें इस बात को। इसका सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की संविधान सभा की कौन सी समिति? इसका नाम मसौदा समिति है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना, मसौदा समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और एक बात और याद रखनी है, यही हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि हेड थे, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा और प्रारूप समिति, इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतना क्लियर? जी सर। बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको आप जानते हैं, ये भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना आप सभी को। बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्हें आप जानते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न, एक प्रश्न और महत्वपूर्ण आपके सामने कि सदन समिति, अब सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए पट्टामी सीतारमैया, एबी ठाकर, की एम मुंशी और जे बी कृपलानी। तो याद रखना, सदन समिति की बात करें तो पट्टामी सीतारमैया जो हैं ये अध्यक्ष बने थे इस समिति के, सदन समिति के। ओके, भारत की संविधान सभा की समिति है सदन समिति। याद रखना इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष पट्टामी सीतारमैया थे। ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में। मैं आपका इंतजार करूंगा, आपके प्रश्नों का जरूर चेक करूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट। अब एक नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, यानी कितने मेंबर थे? हाउ मेनी मेंबर्स इन द प्रारूप समिति? जो कमेटी बनी थी प्रारूप, उसमें कितने सदस्य थे? पहली बात, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये आपको याद रखना, महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें हमारे कितने मेंबर यानी कितने सदस्य थे? 8 थे, 14, 9, 7। तो एक बात आपको याद रखनी है, प्रारूप समिति आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे 7 सदस्य थे। कितने? 7 मेंबर थे इसमें हमारे संविधान सभा की प्रारूप समिति। और अध्यक्ष कौन थे वो आपको कमेंट में लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न। 1946 ईस्वी में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था?
ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, फचिंद्र नाथ सान्याल। याद रखना 1946 में भारतीय संविधान सभा की अंतरिम जो अध्यक्ष बनाए थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी रूप से भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाए थे, लेकिन ये अस्थायी रूप से थे, ये पहले हेड थे। इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया था, लेकिन कुछ क्षण के लिए यानी कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए इनको अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ लगे हाथ कि सरोजिनी नायडू जो है वो भारत की प्रथम महिला कौन बनी थी। आपको कमेंट में लिखना था, प्रथम राष्ट्रपति बनी महिला, या प्रधानमंत्री बनी थी, या फिर हमारी राज्यपाल बनी थी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? 100%, इस पे लगाइए 100%, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए उन देशों का संविधान होता है, ऑप्शन ए साम्यवादी लोगों का, लोकतांत्रिक देशों का, या कुल तंत्रात्मक देशों का, या सर्वसत्तात्मक देशों को। तो आप जानते हैं लोकतंत्रात्मक, जहां लोकतंत्र होता है उस देश का एक स्वयं का संविधान होता है। लोकतंत्र से ही पूरा भारत या फिर कोई देश चल सकता है। जिस देश में लोकतंत्र होगा वही चल सकता है, डेमोक्रेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? इनमें से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? पृथ्वीपाल सिंह, अशोक कुमार, GS रामचंद्र और बलवीर सिंह। दोस्तों पृथ्वीपाल सिंह जो है ये भी हमारे हॉकी के हैं, अशोक कुमार भी हॉकी के हैं, बलवीर सिंह भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन GS रामचंद्र जो हमारे हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्कूप, क्लिफ, हिट, रन आउट। आप जानते हैं हॉकी में रन आउट जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में रन आउट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहने वाला है दोस्तों। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए आरती शाह, उज्ज्वला राय, निशा मिलेट, कर्दम मलेश्वरी। तो अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, उनका नाम आरती शाह है, जो कि फर्स्ट वुमेन, जो कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली फर्स्ट वुमेन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, खतरनाक प्रश्न है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई? ऑप्शन ए 1963, 1965, 1961, 1957। याद रखना अर्जुन अवार्ड जो है 1961 में स्टार्ट होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण अवार्ड भी है। और याद रखना ये हमारा खेल कूद के क्षेत्र में मिलता है। तो अर्जुन अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार। तो आप सब जानते हैं अर्जुन अवार्ड जो है यानी अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। याद रखना इस बात को। और हम बात कर चुके हैं अर्जुन अवार्ड की, ये 1961 में प्रारंभ हुए थे, 1961 में स्टार्ट होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? गोल्फ से, शतरंज, टेनिस, तीरंदाजी। तो याद रखना दीपिका कुमारी का संबंध हमारा तीरंदाजी से है दोस्तों। तीरंदाजी में ये बहुत फेमस है दीपिका कुमारी। चलिए अगला प्रश्न, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? कुश्ती है, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, टेबल टेनिस। तो मनिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, ओलंपिक में पहली महिला यानी ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, यानी कि जो ओलंपिक होते हैं ना उनमें पहली महिला कौन थी जिन्होंने हमारा ब्रॉन्ज मेडल जीता? पूजा रानी, जमुना बोरो, मंजू रानी, मैरी कॉम। मैरी कॉम ने सबसे पहले महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और ये पहली भारतीय महिला थी मैरी कॉम। याद रखना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? चलिए
इसका प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, स्पेन, चीन। तो आप जानते हैं पहला आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था एथेंस, ग्रीस में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ओलंपिक खेलों की। ये हमारे 1895 में होते हैं, 1896 में, और कहाँ पर, ये हमारे एथेंस, ग्रीस में स्टार्ट होते हैं। आपको याद रखना, आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहले की पूछ रहा है। तो एथेंस, ग्रीस 1895 में होती हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, नेक्स्ट, कि ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है। जो ओलंपिक चिन्ह होता है ना, उसका क्या अर्थ होता है? खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता, अखंडता। तो निरंतरता यानी कि जो कंसिस्टेंसी होती है, इसका मेन पर्पस होता है ओलंपिक चिन्ह का मतलब निरंतरता। ओके, चलिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन ए अनुच्छेद हमारा 74, 61, 54 और 32। तो आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, एससी सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा इसकी बात जो है अनुच्छेद 32 में आती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार बेसिकली आप जानते हैं ये हमारे आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं, भाग 3 की बात करता है। और याद रखना मौलिक अधिकार जो है ये हमने अमेरिका से अपनाए। कहाँ से? मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका से अपने भारत के संविधान में अपनाया था। चलिए पूरे प्रश्न का करते हैं पोस्टमार्टम। ध्यान से देखिए, आर्टिकल 61 में आप जानते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61। ओके, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए ध्यान से, अगर बच्चों के शोषण की बात करता है जो कि हमारे भारत के संविधान में उल्लेख है, वो किस अनुच्छेद में है? याद रखना अनुच्छेद हमारा 24। अनुच्छेद 24 जो है इसमें हमारे भारत के संविधान के बच्चों का शोषण नहीं होने देंगे, ये हमारा अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन की। आर्टिकल 23 जो है, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी पर रोक, यानी कि कोई व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति के पार्ट्स यानी कि शरीर के अंगों को नहीं बेच सकता है, ये हमारा आर्टिकल 23 में लिखा है। ये हमारा इसमें वर्णन है कि मानव तस्करी पर रोक अनुच्छेद 23 में है। अब बात कर लें दोस्तों आर्टिकल 19 की। तो अनुच्छेद 19 में जो है ना, आर्टिकल 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी एक व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, अपने स्वतंत्र रह सकता है अपने विचारों के प्रति, तो ये हमारा आर्टिकल 19 में उल्लेख है। बात करें आर्टिकल 17 की। तो आर्टिकल 17 में यानी कि ऑप्शन ए में क्या है हमारा, इसमें हमारा ध्यान रखने आप सभी को, इसमें सारे भेदभावों को समाप्त, यानी कि छुआछूत, इसे हम छुआछूत यानी कि इसे हम अस्पृश्यता कहते हैं। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत, यानी कि भेदभाव नहीं करेगा कोई दूसरे से, छुआछूत का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नेक्स्ट, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? संतूर, फितार, वायलिन, तबला। याद रखना पंडित किशन महाराज जो है, किशन महाराज, ये एक प्रमुख तबला वादक है, पंडित किशन महाराज। बहुत महत्वपूर्ण अब नाम आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न, हॉकी के किस खेल के मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो आप जानते हैं हॉकी में हमारे 11 होते हैं, क्रिकेट के भांति, तो हॉकी हमारा 11 प्लेयर इसमें खेलते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? राज्यवर्धन राठौड़, पीटी ऊषा, खासाबा जादव, अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत ओलंपिक की बात करें तो इसमें खासाबा जादव ने सबसे पहले हमारे लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, नेक्स्ट, श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदी है? महानदी, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो याद रखना साथियों, ये सिंधु नदी की नदियां हैं, श्योक है, गिलगित, जास्कर। श्योक, गिलगित, जास्कर किसकी हैं? सिंधु नदी की। चलिए किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है साथियों? नर्मदा नदी, दामोदर, कोसी, तापी। बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। अगर आपसे बिहार का शोक पूछे तो बिहार का शोक कोसी नदी, बिहार का शोक हमारा सी होगा, और बंगाल का दामोदर नदी। दोनों ही बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नेक्स्ट, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? महानदी, ताप्ती, रावी, गोदावरी। तो त्र्यंबकेश्वर जो है ये हमारा कहाँ का है? याद रखना इस बात को, महत्वपूर्ण बात आपके सामने है। तो त्र्यंबकेश्वर जो है साथियों ये किसका, ये हमारी गोदावरी नदी का
उद्गम है। यहाँ से हमारी गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, और ये त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर, ये हमारा नासिक महाराष्ट्र में स्थान। इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? सरोद, फितार, शहनाई, वीणा। तो मैं आपको बता दूं, विलायत खान जो है ना, विलायत खान हमारे प्रमुख सितार वादक थे, विलायत खान। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बात करें शहनाई वादक, तो इनके एक फेमस व्यक्ति थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादक थे, ये आपको बता दूं मैं। चलिए अगला आ चुका है आपके सामने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस किस वाद्य यंत्र से बजाते थे? बांसुरी, तबला, शहनाई, सरोद। मैं आपको बता के आ चुका हूँ, शहनाई वादक इनका फेमस हमारा वाद्य यंत्र था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। और याद रखना, इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है इसी शहनाई को बजाते बजाते। इन्हीं के क्षेत्र में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। चलिए अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। तो ये हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ओके चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट कि बंद अर्थव्यवस्था, जिसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है, बंद कहते हैं, वहाँ पर ना तो कोई निर्यात हो और ना ही कोई आयात हो, ऐसी व्यवस्था हमारी कहलाती है क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था जहाँ पर ना कोई निर्यात हो ना ही कोई आयात, ना यानी कोई खरीद हो ना ही कोई बेच हो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, सार्वजनिक। तो याद रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है, ये आपको याद रखना है, जो कि हमारे जीएनपी की बात करते हैं। चलिए आईपीएल की शुरुआत कब होती है? पहली बात, आईपीएल जो है इसे हम इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, और इसकी शुरुआत होती है 2008 में, ये आपको याद रखना। और पहली टीम जिसे जीतने वाली थी मुंबई ने सबसे पहले इसको जीता था 2008 में। आपको बता दूं इसका राइट आंसर 2008 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट होता है गोंचा? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा। तो गोंचा कहाँ का सर? ये हमारा छत्तीसगढ़ का गोंचा फेस्टिवल है, ये आपको भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण आपके लिए। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध गौरी गौरा जो पूजा है वो कहाँ पर होती है, कहाँ पर मनाई जाती है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इसका उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, इसका मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर तो आप ही दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल उत्सव नवन्ना भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार। इस प्रश्न को भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि आप इसका उत्तर दोगे कमेंट सेक्शन में, गारंटी से देना ही पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न, सलहेस त्यौहार किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। तो सलहेस फेस्टिवल है जो, वो कहाँ का? ये बिहार का फेमस फेस्टिवल है सलहेस त्यौहार। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और त्योहारों की, जैसे कि सलहेस बिहार के छठ पूजा है, बुद्ध जयंती, सोनपुर, पशु मेला, राजगीर महोत्सव, समा चकेवा, सलहेस त्यौहार, बिहुला, मधुश्रावणी, पितृपक्ष मेला और मालमास मेला। ये सब कहाँ के? ये बिहार के ही फेमस हमारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले मेलेज हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि सलहेस त्यौहार, इसकी बात कर चुके हैं भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? तो ये हमारा देवी पार्वती से संबंधित है गणगौर फेस्टिवल। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, उस्ताद विलायत खां। इनका आपको देना है कमेंट में आंसर, आपके चार ऑप्शन आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पंडित भजन सोपारी 2022 में निधन हो गया, इनका आपको बताना है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस बाकी के जो प्रश्न है ना, इनका आंसर आप दोगे कमेंट में। बाकी सारे प्रश्न आपके लिए कमेंट सेक्शन छोड़ रहा हूँ मैं इनको, ठीक है। इन सबका आंसर आप दोगे कमेंट में। चलिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।